ओके, इंक्लूसिव ग्रोथ। सो मीनिंग क्या है हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ का? सो एज पर OECD, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट में, इंक्लूसिव ग्रोथ को कैसे डिफाइन करता है? वो कहता है कि ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि काफ़ी क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो फेयरली अक्रॉस द सोसाइटी और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज दे, मतलब सबकी ग्रोथ हो एक तरीके से। ये रिफ्लेक्ट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, जो बेनिफिट है इसके वो परकोलेट करे सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में, रिगार्डलेस कि क्या उनकी इकोनॉमिक क्लास है, क्या उनका कास्ट है, सेक्स है वगैरह, मतलब सबकी ही ग्रोथ होनी चाहिए एक तरीके से, हम ये कह सकते हैं। नाउ एलिमेंट्स क्या इकोनॉमिक हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ के? दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करो, जब सबके पास नौकरी होगी तो सबके पास पैसा होगा। ठीक है, और डायरेक्टली उससे पॉवर्टी भी रिडक्शन होगा। एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप करो इनकम का। ठीक है, उसके बाद सोशल सेक्टर में सोशल सेक्टर की डेवलपमेंट करो, रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करो, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लगाओ जिससे कि वही नौकरियाँ एम्प्लॉयमेंट आए। ठीक है, एंड इन्वायरमेंटल के भी प्रोटेक्शन करना। क्योंकि हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट एक मेजर उसका एक ज़रूरी चीज़ है, एक कंपोनेंट है इंक्लूसिव ग्रोथ का। लाइक इंक्लूसिव डेवलपमेंट अब कैसे मेजर हम करते हैं? एक आता है हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या है? इसका मीनिंग है कि एनुअल असेसमेंट है हमारी 103 कंट्रीज़ की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जो कि मेजर करता है हाउ कंट्रीज़ परफॉर्म कर रही हैं अपने अपने कुछ 11 डायमेंशंस के ऊपर। ठीक है, एडिशन टू जीडीपी, मतलब जीडीपी के अलावा क्या क्या कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वो कैसा परफॉर्म कर रही है। ये पब्लिश होते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू। इसके मेन इंडिकेटर्स क्या हैं? तो बेसिकली ये कुछ पिलर्स हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे पता चलता है? जीडीपी से, लेबर की प्रोडक्टिविटी से, लेबर कितना काम करे, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, उससे हमें ग्रोथ का पता चलता है, डेवलपमेंट का पता चलता है। इंक्लूजन हमें कैसे पता चलता है? मीडियन हाउस होल्ड इनकम से। ठीक है, इनकम गिनी से। गिनी का मतलब होता है कि गिनी का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या इनकम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है? पॉवर्टी रेट कैसा है? वेल्थ रेट, मतलब वेल्थ जो है, वेल्थ वेल्थ गिनी इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। दैन देयर इज अ इंटर जनरेशनल इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये एडजस्ट होती है हमारी नेट सेविंग्स। सेविंग्स कितनी है, डिपेंडेंसी रेशियो कैसा है, मतलब डिपेंडेंसी का रेशियो का मतलब पता ही होगा कि कितने लोग जो अर्न कर रहे हैं वर्सेस जो कि अर्न नहीं कर रहे हैं, नॉट अर्निंग उनका रेशियो को हम डिपेंडेंसी, मतलब जो इन पे डिपेंड है वो होता है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक डेप्ट। ठीक है, जो कि शेयर ऑफ जीडीपी, कितना हमने डेप्ट ले रखा है, कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी का हमने डेप्ट ले रखा है। कार्बन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी। ठीक है, इस तरीके से। नाउ इंडिया की जो रैंक है वो 62 आउट ऑफ 74 इमर्जिंग कंट्रीज़ है, और सबसे कम है अगर हम G20 की सारी कंट्रीज़ को देखें तो। नाउ सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स हमारा क्या है? इसका मीनिंग है कि हम एग्रीगेट इंडेक्स देखेंगे सोशल एंड एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स का। ठीक है, सोशल प्रोग्रेस जो है पब्लिश कौन करता है? सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव एक एनजीओ करता है। ठीक है, इसके मेन इंडिकेटर्स क्या है? इसके मेन इंडिकेटर्स हैं कि ये मेजर करती है आउटकम ऑफ गवर्नमेंट मेजर्स को, ना कि मनी स्पेंड। कितना पैसा खर्च हुआ इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्या उसका आउटकम कैसा रहा है वो ये देखती है। ठीक है, एफिशिएंसी को देखती है। नाउ इंडिकेटर्स क्या है? बेसिक ह्यूमन नीड्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन वेलबींग, अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही है कि नहीं। थर्ड है हमारा ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स का मीनिंग क्या है? एक ऐसा इंडेक्स है जो कि मेजर करता है कि एक्सटेंट एंड रिस्क क्या है हमारी मॉडर्न स्लेवरी का। ठीक है, एंड इफेक्टिवनेस क्या है हमारी ग्लोबल एफर्ट, जो भी आज तक ग्लोबली एफर्ट हो रहे हैं इस चीज़ को रोकने के लिए, तो वो मतलब कौन रोक पा रहा है, कितना रोक पा रहा है इसमें में, ये पब्लिश करता है वॉल्क फ्री फाउंडेशन ऑफ हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नाउ मीनिंग क्या है हमारी मॉडर्न स्लेवरी का? तो मॉडर्न स्लेवरी का मतलब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक पर्सन को आप टेकन बाय अनदर पर्सन की फ्रीडम, एक पर्सन दूसरे इंसान की जो फ्रीडम है उसको ले ले, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे, उसको क्या करे, कंट्रोल करने की कोशिश करे। क्या फैक्टर्स है कि आज आज के टाइम पे मॉडर्न स्लेवरी क्यों है? तो पहले एब्सेंस ऑफ राइट्स, लोगों को अपने ही राइट्स के बारे में पता नहीं है, लोग अपने ही राइट्स के लिए नहीं लड़ते हैं। देन देयर इज़ अ लैक ऑफ फिजिकल सेफ्टी नहीं है, एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज उनके पास नहीं, हेल्थ नहीं, एजुकेशन नहीं है, तो वो अपने लिए लड़ नहीं सकते हैं, वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं। देन देयर इज़ अ पैटर्न ऑफ माइग्रेशन, बिकॉज ऑफ द बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और फिर दूसरी जगह वो एक मतलब अपने आप को दबा हुआ पाते हैं। ठीक है, इंडिया की अगर मैं पोजीशन की बात करूँ तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जो है 2018 में वो एस्टिमेट करता है डेट ऑन गिवन डे 2016 में नियरली 8 मिलियन जो लोग हैं वो हमारे मॉडर्न स्लेवरी इन इंडिया में जी रहे हैं। 8 मिलियन मतलब 80 लाख जो लोग हैं वो हमारे मॉडर्न स्लेवरी में जी रहे हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ प्रिवलेंस ऑफ मॉडर्न स्लेवरी की बात करें तो 6 पॉइंट मतलब हर 6 बंदा जो है 1000 में से क्या है, मॉडर्न स्लेवरी का शिकार है। इसमें जो अमंग 167 कंट्रीज़ में से इंडिया का रैंक 53 है। नॉर्थ कोरिया ने टॉप किया है और जापान हमारा सबसे कम है, दैट्स लीस्ट है, लोअस्ट स्लेवरी रेट है उसका। तो ये हमारी इंडिया की पोजीशन है। ठीक है, बीच टाइप है। नाउ मेजर्स क्या है प्रमोट करने की इंक्लूसिव ग्रोथ इंडिया में? ठीक है, सो दैट इज़ क्या क्या किए गए हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं? तो पहला 11th जो है 5 ईयर प्लान ने भी बात करी थी,
हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ के, जैसे हमने देखा 12th ने भी बात करी थी हमें इंक्लूसिवनेस, इनमें सेम ही है कि वही है कि पॉवर्टी को हटाना है, वही कि हमें इक्वलिटी देनी है, अपॉर्चुनिटी की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, तो वे सब कुछ सेम है, दिस इज काइंड ऑफ सेम। नौ नीति आयोग की क्या स्ट्रैटेजी रही है हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ को लेके, तो इन्होंने टारगेट्स बनाया था कि हमें 9 to 10% रैपिड ग्रोथ करनी है, ठीक है, वो जो कि कैसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, सस्टेन होनी चाहिए एंड फॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए। ये बात करता है कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये बात करता है कि हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट सिटीज़ की करनी चाहिए, बिकॉज सिटीज़ में सबसे ज़्यादा अर्बन पुअर और जो स्लम ड्वेलर्स है उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, तो इसलिए उनको मतलब उसमें ध्यान देना है। स्कूल्स को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना है, मतलब कैसे, जैसे कि वहाँ के फिजिकल इन्वायरमेंट को थोड़ा सा बेटर करना है, जैसे कि एक्सेसिव टॉयलेट्स बनाने हैं, एडमिशन प्रोसीजर को थोड़ा ईजी करना है, ठीक है, टू मेक हायर एजुकेशन मोर इंक्लूसिव, और हायर एजुकेशन को भी ज़्यादा इंक्लूसिव करना है। जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, मतलब थोड़ा तो जाते हैं, लाइक 10th तक चले जाएंगे स्कूल, उसके बाद नहीं जाएंगे, तो हमें थोड़ा आज आगे भी एजुकेशन को लेके जाना है, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो एजुकेशन जितनी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा स्किल होगी, इतनी ज़्यादा स्किल होगी तो उतना ही ज़्यादा हम क्या कर पाएंगे, अपना एम्प्लॉयमेंट होगी, उतनी एम्प्लॉयमेंट होगी तो वहीं पे पॉवर्टी कम होगी, पॉवर्टी कम होगी तो वो क्या है, अपनी बेसिक एम्यूनिटीज़ को फुलफिल कर पाएंगे, सिंपल सी ये बात है। तो उनको योग्य बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हमें क्वालिटी एम्बुलेटरी सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज भी देनी है, ठीक है, जैसे कि डायग्नोस्टिक, क्यूरेटिव, रिहेबिलेटिव और पैलिवेटिव जो है केयर देनी है क्लोज टू द पीपल, ठीक है, लोगों के आसपास। ये हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ की स्ट्रैटेजी थी, जिसमें हमने टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया है, स्कूलिंग्स पे ध्यान दिया है, हमारे एजुकेशन पे ध्यान दिया, वही बात है, एंड हमारे हेल्थ पे ध्यान दिया, 4 चीज़ों पे मोटा मोटा यहाँ पे ध्यान दिया गया है। नाउ स्कीम्स जो इसके चलते इंप्लीमेंट हुई हैं, दैट इज सबसे पहला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, जो कि 100 दिन का क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट। देन देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक प्रोग्राम है। देन सर्व शिक्षा अभियान है एजुकेशन के लिए। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है कि रूरल में कैसे हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। भारत निर्माण है हमारा मिशन, आयुष्मान है, ठीक है, आयुष्मान है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है, मुद्रा योजना है, ये थोड़ा बैंकिंग से रिलेटेड थी, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग बहुत सारी योजनाएं भी आई हैं, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें क्या पॉलिसी अप्रोचेज है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, तो हमें ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी बनानी है। दूसरा, हमें डायरेक्ट इंटरवेंशन करना है, ठीक है, और कैपेसिटी बिल्ड करनी है लोगों की, लोगों को खुद काबिल बनाना है कि वो ग्रो करें। वेलफेयर स्कीम्स हमें लानी है, सरकार वेलफेयर भला करने की कोशिश करे। पब्लिक पार्टिसिपेशन, हमें लोगों को थोड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब भी ये हुआ ना, जब हम लोगों को पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो इंक्लूसिव ग्रोथ है, सबको साथ लेके चलना, इट्स लाइक सबका साथ सबका विकास। ना यूनिवर्सल बेसिक इनकम, अब ये क्या कंसेप्ट है, इसका मतलब ये है कुछ नहीं है कि सबको आप क्या दो, बेसिक इनकम दो कि वो अपना जो भी बेसिक जो भी काम है वो कर पाए। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक रेडिकल एंड कंपेलिंग एक शिफ्ट है थिंकिंग अबाउट द सोशल जस्टिस एंड अ प्रोडक्टिव इकोनॉमी। तो आपकी जो है इसका मतलब कुछ नहीं, सिंपल बात यह है कि आपको सबको ही, जो भी गरीब है बेसिकली वल्नरेबल है, उनको आपको एक बेसिक इनकम उनकी तय कर देनी है कि उसको देंगे ही देंगे, चाहे वो कुछ काम करे ना करे, ये वो, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, फेवर में भी हैं, कुछ अगेंस्ट में भी है। फेवर वाली पहले पढ़ें तो पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी रिडक्शन, तो डेफिनेटली पॉवर्टी कम होगी, वल्नरेबिलिटी जो है कम होगी। नाउ चॉइस, अब जो हमारा यूबीआई है वो ट्रीट करता है बेनिफिशरीज को एज एन एजेंट, एंड उनको ट्रस्ट भी कर रहा है कि जो भी वो खर्चा हम उनको देंगे वो एक वेलफेयर स्पेंडिंग करेंगे, मतलब अपने भले के लिए वो काम करेंगे, ठीक है। अब बेटर टारगेटिंग फॉर पुअर, इसका मतलब होता है एज जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनमें हम सबको टारगेट करेंगे, ठीक है। तो एक्सक्लूजन एरर, तो यहाँ पे जो होता है ना कि जो गरीब लोग हैं वो एक्सक्लूड हो जाते हैं, उसके जो चांसेस वो काफ़ी कम हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है, ये बात है मेन। और देन देर इज़ अ इंश्योरेंस अगेंस्ट शॉक्स, तो इसका मतलब ये है कि जो भी अगर इनकम फ्लोर एक सेफ्टी प्रोवाइड करेगा अपने हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर शॉक्स की भी, ठीक है, मतलब एक तरीके से अगर उनकी इनकम बंदी रहेगी तो अपनी हेल्थ का, इनकम का थोड़ा बहुत इलाज करा सकते हैं। देन देर इज़ अ इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो पेमेंट होंगी, ट्रांसफर्स होंगे, उनमें वो बात करते हैं कि हम पेमेंट कैसे करेंगे, बैंक में करेंगे डायरेक्टली। इससे क्या होगा, हाइयर प्रॉफिट होगा, बैंकिंग क्रॉस, मतलब बैंक का भी भला होगा, लोगों का भी भला होगा, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी लोगों की ज़्यादा आएगी, एंड क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी भी बैंक्स की बढ़ेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हमारा और ज़्यादा लोन्स जो है दे सकते हैं लोगों को, और ज़्यादा इससे मतलब सबका भला होगा, इट्स लाइक दैट। अगेंस्ट में अगर हम देखें तो इट्स अ कॉन्स्पिशियस स्पेंडिंग, इसका मतलब है कि जो हाउस होल्ड है, स्पेशली जो मेल मेंबर है, हो सकता है कि वो उस जो भी पैसा उनको मिला है, जो भी उनकी बेसिक इनकम मिली है, उनको वो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ पे, दारू पीने में, सुट्टाबाजी में, इस चीज़ में खराब करें। देन वी हैव द मॉरल हैजार्ड,
दैट इज रिडक्शन इन लेबर सप्लाई। हो सकता है कि लोग क्या हो जाए, लेजी हो जाए, क्योंकि उनको ऑलरेडी इनकम मिल रही है, तो वाई दे नीड टू अर्न, तो अर्न ही नहीं करेंगे। देन देयर इज अ जेंडर डिस्पैरिटी इंड्यूस हो सकती है। कैसे? क्योंकि जो जेंडर नॉर्म्स हैं वो क्या होगा कि शेयरिंग ऑफ यूबीआई विद इन हाउस होल्ड एक जेंडर नॉर्म कहता है, लेकिन मैन क्या करेंगे, वो लाइकली टू कंट्रोल करेंगे जो भी स्पेंडिंग होगी हमारी यूबीआई की, और इस तरीके से जो वुमेन है उनकी कहीं ना कहीं नीड क्या हो जाएंगी, साइड हो जाएंगी। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे जो करंट स्टेटस है फाइनेंशियल एक्सेस का अमंग द पुअर, ठीक है, तो यूपीआई मे नॉट पुट मच स्ट्रेस, मेड पुट टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ला देगा ये बैंकिंग सिस्टम पे, बिकॉज कहीं ना कहीं जो इतना एक्सेस है लोगों, पुअर लोगों का, वल्नरेबल लोगों का, वो ज़्यादा नहीं है। फिजिकल कॉस्ट गिवन द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एग्जिट, अगर एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इसको वाइंड अप करना, मतलब ख़त्म करना। जैसे कि इट्स लाइक अ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन एक बार आई थी लेकिन उसको ख़त्म करना इतना मुश्किल है, क्योंकि लोग क्या कर देंगे, वरना गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे सारे के सारे। नाउ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सो इसका मीनिंग क्या है, जो डेवलपमेंट जो कि मीट करेगी नीड ऑफ द प्रेजेंट को, और कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे जो भी हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स हैं उनको। तो नाउ इसका ओरिजिन कैसे हुआ है अगर देखें तो ये कंसेप्ट जो है ओरिजिनेट होता है 1972 में, जब यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता, इट बिगेन टू गैदर मोमेंटम, और उसमें ज़्यादा ध्यान कब देने लगा, जब ब्रूटलैंड की एक रिपोर्ट आती है 1987 में, हमारी कॉमन फ्यूचर। सो फॉर द फर्स्ट टाइम जो ब्रूटलैंड की रिपोर्ट है वो बात करती है कि कैसे हम इंटीग्रेशन करें, हम इकोनॉमी को भी डेवलप करें, हम लेकिन एनवायरनमेंट को भी साथ साथ प्रोटेक्ट करें, हम सोशल जस्टिस भी करें, हम इंक्लूजन भी करें सारे लोगों का, ठीक है। उसके बाद अर्थ समिट होता है, तो 1992 में जो हमारा एक कॉन्फ्रेंस होती है इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर, रियो डिक्लेरेशन भी हम जिसको बोलते हैं, वो पास होता है, ठीक है। एंड ये रिकॉग्नाइज करता है राइट ऑफ स्टेट्स के कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट कैसे कराना है। कुछ 27 क्या करता है, वो गोल्स सेटअप करता है, नहीं प्रिंसिपल्स देता है कि कैसे हम लेके आ सकते हैं। इसमें हमारे प्रिकॉशनरी एंड पोल्यूटर पे प्रिंसिपल्स भी होते हैं। अब ये जो है ना, इनको हम आगे जाके पढ़ेंगे, मतलब इसमें और एक्सप्लेन कर रखे कि ये क्या प्रिंसिपल है, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूँ कंसेप्ट कहना क्या चाहता है, इसका मेन ये इम्फेसिस रहता है कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जिस रेट से आप कंज्यूम कर रहे हो और जिस रेट से आप यूज़ कर रहे हो, उसको थोड़ा सा बैलेंस करो। ऐसा हो रहा है कि हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, रेट ऑफ कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, हमारा जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है, और उसको बनने में बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगता है, तो उसके बराबर नहीं है, हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि कोई भी नो इरिस्पेरेबल डैमेज, ई रिपरेबल मतलब दोबारा ऐसा डैमेज ना हो कि जिसको हम भर ही ना पाए, तो ऐसी डेवलपमेंट ना करें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ, मतलब इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना करें। तो इन्वायरमेंटली जो एक सस्टेनेबल सोसाइटी है वो क्या करेगी, करंट नीड को फुलफिल करेगी और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, मतलब फ्यूचर जनरेशन के नीड्स का भी ध्यान रखेगी। अगर हम बात करें वही प्रिंसिपल्स का, तो कॉमन प्रिंसिपल्स क्या है, तो वो कहता है लिविंग विद इन इन्वायरमेंटल लिमिट। आपको ऐसा अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको ऐसा रखो कि वो इन्वायरमेंट के लिमिट में रहे, ठीक है। आप इंटीग्रेटेड डिसीजन मेकिंग करो, ठीक है, सबको मिलके एक तरीके का डिसीजन लो, ठीक है। गुड गवर्नेंस लाओ जो कि डेमोक्रेटिक टर्म। अब गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, गुड गवर्नेंस का सिंपल मतलब है कि आपको सबको इंक्लूड करना है, ठीक है, जिससे कि क्या हो, आपकी ग्रोथ भी हो, प्लस में इन्वायरमेंट पे भी हम ध्यान दे सकें रिस्पॉन्सिबल। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, जैसे कि गवर्नमेंट सिर्फ सफाई पे ध्यान दे और लोग ना दे, तो क्या हमारा इन्वायरमेंट जो है साफ रहेगा, नहीं रहेगा। रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ रोबस्ट एंड क्रेडिटल साइंटिफिक एविडेंस, मतलब अगर आप कह रहे हो ना कि हम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर लेते हैं और इसका एक, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, तो उसका एक साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए कि हाँ तभी आप उसको यूज़ करो, इस तरीके से। देन देयर इज़ अ व्हाट इज़ अ प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल। इसका मतलब जैसे मैंने बताया था कि हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक मिनट, हाँ, प्रीकॉशनरी जो प्रिंसिपल है ये यूज होता है जब रिस्क को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है हो सकता है कि वो कुछ मॉरली क्या करें, अनएक्सपेक्टेबल हार्म करें, ठीक है, तो ये यूज़ होता है रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा है पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, ये यूज़ होता है इंश्योर करने के लिए जो थर्ड पार्टी है उसको कोई एक्सटर्नल कॉस्ट ना उठाना पड़े किसी और पर्सन के एक्टिविटी का, लाइक एयर पोल्यूशन। इस तरीके से देखो, एयर पोल्यूशन एक कंपनी कर रही है, लेकिन वहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं, कंपनी कर रही है लेकिन आसपास के जितने भी लोग हैं दीज आर पीपल, ठीक है, इनको भुगतान ना करना पड़े, इट्स लाइक दैट, ठीक है। नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कुछ नहीं, एक ब्लू प्रिंट है कि हम कैसे बेटर एंड ज़्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ गोल्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें ओरिजिन कैसे हुआ है इन गोल्स का, अगर हम इन गोल्स के ओरिजिन के बारे में देखें, तो सबसे पहले अर्थ समिट हुई थी 1992 में, जिसमें हमने एजेंडा 21 को अडॉप्ट करा था, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था कि कैसे हम ग्लोबल पार्टनरशिप कर करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करें, सिंपल।
ना उसके बाद हमारा मिलेनियम समिट होता है 2000 में, ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या करते हैं, मेन जो एम होता है वो पॉवर्टी पे फोकस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ल्ड समिट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में, जिसको हम जॉन्सबर्ग डिक्लेरेशन भी कहते हैं। एंड इसमें जो है साउथ अफ्रीका में होता है। इनका भी जो मेन है पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड इन्वायरमेंट पे ध्यान होता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 में, ठीक है। तो रियो के बाद जो ये रियो में हुई थी ना, इसके हुई है, दैट इज सीधा 20 साल बाद, जिसमें एक डॉक्यूमेंट आता है जिसका नाम होता है द फ्यूचर वी वांट, ठीक है। और ये डिसाइड करते हैं लॉन्च करने के लिए एक प्रोसेस, एक सेट ऑफ गोल्स को बात करते हैं, ठीक है। नाउ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट और समिट हुई है, इसमें जनरल असेंबली में हुई थी, जिसमें बेसिकली नेगोशिएशन करने की कोशिश की गई थी कि हम कैसे क्या करेंगे। इसमें 2030 एजेंडा लिया गया था, मतलब 2030 तक के कुछ टारगेट्स लिए गए हैं, ठीक है। और इसमें क्या है 17 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बताए गए। नाउ एडॉप्शन ऑफ मेजर एग्रीमेंट, अब इस एग्रीमेंट में क्या क्या बात हुई थी। तो 2015 एक लैंडमार्क ईयर था हमारी मल्टीलेटरलिज्म एंड इंटरनेशनल पॉलिसी का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अडॉप्शन कर रहे हैं कुछ सेवरल मेजर एग्रीमेंट्स में। कुछ एग्रीमेंट्स की हमने बात करी थी, जैसे कि हमने सेंटाइन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की बात करी थी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर। ऐसे ही हमने एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा पे बात करी थी फाइनेंस करने के लिए, कि हम फाइनेंस करेंगे डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए वर्ल्ड में हमारे 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ हमने वही 17 गोल लेके आए, ठीक है। एंड पेरिस एग्रीमेंट होता है क्लाइमेट चेंज पे। तो ये इसके ही तहत हो रहे हैं, ये जो भी हो रहे हैं ना, इसके ही तहत हो रहे हैं सारे काम, ठीक है, हमारी यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के। ना अगर हम देखें तो चलो दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। पहले अर्थ समिट आया, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ हमने बात करा कि हाँ भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। मिलेनियम आया, उसने बोला कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आया, उसने भी क्या बोला कि पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट पे ध्यान देना है। और फिर दोबारा से हमारी यूएन कॉन्फ्रेंस आई, जिसमें हमने क्या करा, हमने एक डॉक्यूमेंट निकाला द फ्यूचर वी वांट, और उसमें हमने थोड़ा बहुत एक प्रोसेस लाई हम डेवलप करने के लिए कि क्या हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ अचीव करने तो उसके लिए गोल ज़रूरी है। उसके बाद हमारा फाइनल जो हुआ था दैट इज़ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में 2015 में, ठीक है, जनरल असेंबली, ठीक है। उसमें बोला कि हमने एक 2030 तक के लिए एक एजेंडा सेट करा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 17 गोल्स के साथ, कि ये 17 गोल है जो हमें अचीव करने हैं 2030 तक, ठीक है। अब क्या गोल्स हैं वो, कि पॉवर्टी ना हो, ठीक है, हंगर जीरो हंगर, सबको खाना मिले, फूड सिक्योरिटी अच्छी हो, सबका न्यूट्रिशन हो, ठीक है, देन देर इज़ अ गुड हेल्थ वेलबींग, ठीक है, सबकी वेलबींग हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले, सबको मिले, जेंडर इक्वलिटी हो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सबको मिले, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी भी सबको मिले, ठीक है। देन वी हैव द डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब वही है, मतलब कि सबको काम मिले, सबकी ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट मिले, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री हम अच्छा सेटअप कर पाए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर बना पाएँ, ठीक है ना, रिड्यूस करें हम इनक्वालिटीज़ को, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ को हम अच्छा बना सकें, ह्यूमन सेटलमेंट्स को बेटर कर सकें, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम इंश्योर कर पाएंगे कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न को, ठीक है। क्लाइमेट चेंज पे एक्शन ले, ठीक है, ब्लो करे, मतलब उनको कॉम्बैट करो, लाइफ बिलो, मतलब जो भी एक्वेटिक रीजन में है उनको सेव करो, लाइफ ऑन लैंड जो फॉरेस्ट वगैरह है, मतलब जो लैंड पे लाइफ है उसको मतलब जो वाइल्ड लाइफ वगैरह उसको प्रोटेक्ट करो, पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाओ पीस के लिए, एंड पार्टनरशिप भी करो, आपस में मिलके कंट्रीज़ क्या करें, पार्टनरशिप भी कर सकती हैं सस्टेनेबल गोल्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नाउ व्हाट इज़ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो ये हमारा कुछ नहीं 8 गोल्स थे जो यूएन मेंबर स्टेट ने एग्री करे थे कि हम अचीव करेंगे 2015 तक, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं ये कब आए थे, 2000 में आए थे, 2000 में मिलेनियम समिट हुआ था, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ओके सो ये हमारे आए थे 2000 में आया था, और 2015 तक कुछ टारगेट्स थे जो अचीव करने थे, राइट। तो कुछ डेवलपमेंट गोल्स क्या थे कि हमें पॉवर्टी पे ध्यान देना है, हंगर पे ध्यान देना है, प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना है, हमें जेंडर इक्वलिटी को एम्पावर करना है, वुमेन को रिड्यूस करना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी को इम्प्रूव करना है, मैटरनल हेल्थ को कॉम्बैट करना है, HIV या एड्स को या मलेरिया कोई भी डिजीजेज हो, और इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी चाहनी है, एंड डेवलप करना है ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलपमेंट के लिए भी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज द मनी एंड द बैंकिंग, ठीक है। तो मनी क्या है, मनी एनीथिंग जो कि हम जनरली एक्सेप्ट करते हैं एज पेमेंट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का, और ये सर्व करती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमारे लिए क्या है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। नाउ एवोल्यूशन कैसे हुआ मनी का, तो आज जो मनी है वो क्या हमेशा से ही ऐसी थी, तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो पहले हमारे यहाँ पे कमोडिटी मनी होती थी, इसका मतलब होता है कि एक फिजिकल आइटम जिसको हम ऐसा मनी यूज़ करें, जिसको हम इंटरचेंज करने की कोशिश करें अनदर आइटम के साथ, ठीक है। नाउ फीचर्स क्या है, इसके पास अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है उसकी खुद की वैल्यू क्या है, लाइक एक सिल्वर का कॉइन है,
अगर एक सिल्वर का कॉइन मैं बनाती हूँ और उस पर 1 लिख देती हूँ तो 1 तो उसका फेस वैल्यू हो जाती है कि उसकी वैल्यू वो है जो उस पर लिख रही है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब उसकी अंदरूनी नहीं। सिल्वर कॉइन आपस में अगर 1 को हटा भी लिया जाए तो क्या उसकी कोई वैल्यू होगी? तो दैट इज़ अ इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, खुद की वैल्यू। नाउ कुछ चैलेंजेस जो इसके साथ एसोसिएटेड थे, तो कुछ जो कमोडिटीज़ थी, जैसे कि टमाटर, अगर मुझे टमाटर का एक्सचेंज करना है प्याज के साथ, तो टमाटर क्या है मेरी परमिशेबल है, तो बहुत सारी कमोडिटीज़ थी जो परमिशेबल थी नेचर में, तो उससे हो सकता था कि वो टाइम पे ख़राब हो जाए, हमें तो जो है ट्रांसफ़र ना कर पाए, लॉस हो जाए वैल्यू का, और इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन भी हो सकता था, ठीक है। एंड डू नॉट प्रमोट द डिवीजन ऑफ लेबर भी ये प्रमोट नहीं करती थी, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर भी ये प्रमोट नहीं करती थी, क्योंकि पैसा सबको वही गाय भैंस ही मिलनी है, तो ये क्या मतलब चल रहा है, मतलब इट्स लाइक दैट। ना ही वो कोई इंटरनेशनल ट्रेड, इतनी दूर कौन लेके जाएगा, अब मुझे गाय के साथ डील करना है तो क्या मैं गाय लेके जाऊंगी, ठीक है। इट्स लाइक दैट। मेटलिक स्टैंडर्ड का मतलब है जो कॉइन्स चल रहे थे, जो मेटल के कॉइन चलते थे, तो कुछ सम काइंड ऑफ मेटल, आइदर गोल्ड हो सिल्वर हो, उससे हम स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू ऑफ मनी को डिटरमाइन करते थे, ठीक है। अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड जो वैल्यू थी मॉनेटरी यूनिट और द स्टैंडर्ड इज लाइकली टू लिंक करते थे गोल्ड के साथ। सिल्वर स्टैंडर्ड में हम एक स्टैंडर्ड यूनिट मानते थे सिल्वर को, ठीक है, एक फिक्स्ड वेट सिल्वर का, तो इतने पैसे बने इस तरीके से। अब दो चीज़ें होती है, देखो, फुल बॉइडेड कॉइन्स होता है और एक टोकन कॉइन्स होता है। फुल बॉइडेड कॉइन्स का मतलब होता है जिनके इंट्रेंसिक वैल्यू उनके फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है। इसका मतलब है जैसे कि सिल्वर कॉइन, अगर 1 रुपये का सिल्वर कॉइन है तो 1 रुपये तो उसकी फेस वैल्यू है, तो 1 रुपये का सामान आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एज अ कॉइन को पिघला के एज अ सिल्वर बेचूँ तो वहीं उसकी जो वैल्यू है वो 2000 हो जाएगी। तो इसका मैं क्या है, इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा है, उसकी खुद की वैल्यू ज़्यादा है, उस मटेरियल की वैल्यू ज़्यादा है उसकी फेस वैल्यू से। टोकन कॉइन में उल्टा हो जाता है कि वहाँ पे लोअर इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, ठीक है। ओके, सो व्हाट आर द फीचर्स, क्या फीचर्स हैं हमारे मेटेलिक, दैट इज़ मेटेलिक स्टैंडर्ड की? तो इनके पास इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, मतलब खुद की भी एक वैल्यू होती है, ठीक है। चैलेंजेस क्या एसोसिएटेड है, दैट इज़ होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब है जब जो हमारी इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा होगी फेस वैल्यू से, तो लोग क्या करेंगे, होर्डिंग करेंगे, मतलब एक तरीके से छुपाना शुरू कर देंगे। मेल्टिंग, हो सकता है कि इंट्रेंसिक वैल्यू अगर ज़्यादा, तो हो सकता है कॉइन्स को मेल्ट डाउन करें एंड सोल्ड एज अ बुलियन, मतलब उनको खुद एज अ चांदी, जैसे चांदी का सिक्का, चांदी को उस सिक्का को पिघलाया, चांदी की तरह उसको भेज दिया, चांदी का कुछ बना के भेज दिया। प्रॉब्लम ऑफ डी बेसमेंट, तो इंटरेस्टिंग वैल्यू हाइयर है तो जो डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मेटल इन कॉइन, हो सकता है कि क्या करें कि बिकॉज इंटरेस्टिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और ये सारी चीज़ें हो रही, तो क्या करेंगे कि जो मेटल का अमाउंट है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन आने के चांसेस होंगे। नाउ डीमोनेटाइजेशन पॉसिबल है सिर्फ फुल बॉइडेड कॉइन्स में, टोकन कॉइन्स में एज वेल, ठीक है। अच्छा, दोनों में ही है, फुल बॉइडेड में भी और इसमें भी है, ठीक है। नाउ वी हैव द पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। अब हमारे पास पेपर करेंसी, इट रेफर्स टू मॉनेटरी सिस्टम जिसमें कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो इशू करेगी पेपर करेंसी नोट और कॉइन एज अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब कुछ नहीं है कि जो भी वो इशू कर रही है वो एक तरीके से लीगल है, आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, उसके ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। एंड उसको कोई मना नहीं कर सकता लेने से, इट्स लाइक दैट। इट इज़ कॉल्ड द फिएट मनी भी हम इसको कहते हैं। फिएट मनी मतलब जो गवर्नमेंट के थ्रू क्या हो करी हो, ठीक है। नाउ इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इशू करता है करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इसकी कोई इंट्रेंसिक वैल्यू होती है पेपर की। अगर वो 2000 का नोट है, अगर वो उस एज अ नोट की अगर हम वैल्यू देखें तो वो कुछ भी नहीं है अपने आप में। दो टाइप के लीगल टेंडर्स होते हैं, एक होते हैं हमारे लिमिटेड, एक होते हैं हमारे अनलिमिटेड। लिमिटेड इज़ अ कॉइन, जो कॉइन है वो लिमिट में होते हैं, लेकिन करेंसी नोट्स थोड़े से अनलिमिटेड जो है छपते हैं। ये सेटल करते हैं लिमिटेड अमाउंट। अब आप अगर आपने किसी से 2000 का ले रखा हो तो आप 2000 का कॉइन्स दे दोगे, लेकिन 2 लाख का दे रहे हो तो 2 लाख के कॉइन्स कहाँ से लाओगे? ये सेटल करता है एनी अमाउंट ऑफ डेप्ट, कितना ही डेप्ट हो आप दे सकते हो इजीली, ठीक है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इशू करती है विद हमारी पावर ऑफ कॉइनेज एक्ट। कॉइन को बेसिकली क्या करती है, गवर्नमेंट करती है, और आरबीआई क्या है, करेंसी को ज़्यादा करती है अदर देन 1 रुपी नोट, ठीक है। 1 रुपये को वो भी नहीं करती। लेकिन फीचर्स क्या है हमारे लीगल टेंडर के, तो लीगल टेंडर इज अ कॉइन या फिर बैंक नोट लीगली टेंडरेबल फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेप्ट, जिसको हम डेप्ट की पूर्ति के लिए दे सकते हैं, ठीक है। ये लीगली वैलिड होता है सारे डेप्ट्स एंड ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है। दे कैन नॉट बी रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता किसी भी सिटीजन पे फॉर सेटलमेंट एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, किसी भी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकती है हमारी, ठीक है। एग्जाम्पल जो हमारी जी सैक है, जो ट्रेजरी बिल हैं, जो शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डीडी हैं, डिमांड डिपॉजिट, चेक हैं, एटीएम है, कार्ड है, बिटकॉइंस है, वो हमारे लीगल टेंडर नहीं है, मतलब ऐसा डेप्ट को चुकाने के कोई उनकी क्षमता नहीं है एक तरीके से देखा जाए। वैसे लोग चेक से भी चुकाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। बट चेक अपने आप में कोई लीगल टेंडर नहीं है, चेक भी एक कागज़ का ही हिस्सा है, ठीक है। नाउ बैंक मनी, बैंक मनी क्या है, एक बैलेंस, कितना सेविंग्स या करंट अकाउंट में डिपॉजिट है लोगों के द्वारा कमर्शियल बैंक्स में, ठीक है। इसको हम मनी कहते हैं, ठीक है।
नाउ वी हैव द चेक एंड द डिमांड ड्राफ्ट। तो चेक क्या है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि ड्रॉन होता है स्पेसिफाइड बैंक पे और नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज दैन ऑन डिमांड। मतलब देखो चेक आपने काट के दे दिया, लेकिन जब तक वो सामने वाला बंदा बैंक में लेके नहीं जाएगा, जब तक वो डिमांड नहीं करेगा कि मुझको पैसे दो, तो पैसे थोड़ा ना मिलेंगे। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, एक ऑर्डर टू पे द मनी ड्रॉन बाय वन ऑफिस ऑफ अ बैंक अपॉन अनदर ऑफिस ऑफ द सेम बैंक। मतलब डिमांड डिपॉजिट कुछ मतलब नहीं, आप बैंक में जाओगे, जो भी आपका पैसा जो डिपॉजिट है ना, आप उसका डिमांड कर सकते हो। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। ये भी हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आता है और ये भी, ठीक है। और ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जब पर्सन का बैंक बैलेंस कम हो और वो ज़्यादा विड्रॉ कर ले, ठीक है, ड्रॉ कर ले मनी को, उसको हम एज अ लोन, तो उसको हम ओवरड्राफ्ट बोल देते हैं। ना इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स या डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल पेमेंट्स ऐसी पेमेंट्स है जो हम डिजिटल या ऑनलाइन मोड्स के थ्रू करेंगे विद नो एक्सचेंज ऑफ हार्ड कैश बीइंग इन्वॉल्व, और इसमें कोई भी हार्ड कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। नाउ सच अ पेमेंट समटाइम्स, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स भी बोलते हैं, ई पेमेंट्स भी बोलते हैं। कोर बैंकिंग सोल्यूशन, अब ये टर्म है कोर बैंकिंग सोल्यूशन, इसका क्या मतलब होता है, इसे एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, विद अ वेब प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज डाटा, जिसमें पूरा डाटा लिखा होता है, पूरे जो भी बैंकिंग मैनेजमेंट जो भी हो रहा है, ब्रांच लेस बैंकिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, उन सबका एक डाटा होता है। इंडिया में जो ई कुबेर है, ई कुबेर ऐसे ही एक काइंड ऑफ वेबसाइट है जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है हमारी आरबीआई का। आरबीआई जो भी है, सारा डाटा आरबीआई के पास होता है, क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसका ट्रांजेक्शन होता है, कितने पैसे हैं, ब्ला ब्ला सब कुछ ना। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, अगर हम देखें तो हमारे पास दो हैं, दैट इज़ अ रियल टाइम एंड दैट इज़ अ डिलेड। तो रियल टाइम का मतलब होता है तुरंत, थोड़ा सा इमीडिएटली। तो इमीडिएट है एक हमारा जो कि एनपीसीआई मेंटेन करती है, और एक हमारा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है जो हमारा आरबीआई जो है करता है। ऐसे हमारा डिलेड पेमेंट है, जैसे कि हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है जो कि हमारे आरबीआई मेंटेन करता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है जो भी आरबीआई मेंटेन करता है। क्लियरिंग मतलब चेक्स वैक्स को क्लियर करना। नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस है जो कि हमारा एनपीसीआई करता है। एंड ऐसे ही हमारा कार्ड सिस्टम भी है। तो ये हमारी कुछ, इसमें थोड़ा बहुत जो पेमेंट होता है ना, उसमें थोड़ा बहुत डिले होता है, इसमें डिले बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये हमारा मेन है, ठीक है। और अगर हम बात करो फीचर्स की, तो इनके रेगुलेशन ये सब किसके अंदर आते हैं, सारे पेमेंट मेथड पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंदर आते हैं। जो बैंक्स हैं इंडिया में वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी बैंक जो है इंडिया में एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी अबव मेंशन सिस्टम है। IFSC कोड, एफएससी कोड होता है ना, कि हर किसी का होता है, हर एक इंडिविजुअल का होता है, सॉरी हर एक बैंक का होता है। तो उस कोड के तहत क्या कर सकते हैं, हर एक सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर उनके बैंक से पेमेंट हो रही है इनमें से किसी भी सिस्टम को यूज़ करके, तो बैंक मतलब करवा सकते हैं, सिंपल। फॉर नॉन बैंक एंटिटी हम जो है टाई अप करना पड़ता है मेंबर बैंक के साथ, फॉर एग्जांपल फोनपे एंड यूपीआई, ठीक है। नाउ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अब ये क्या है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट करती है जितनी भी छोटी मोटी रिटेल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स होती हैं। एक इनिशिएटिव है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन का मिलके, अंडर द प्रोविजन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के अंडर आता है, ठीक है। ये एक्ट के इसके अंडर आया है, लेकिन बनाया किसने, ये हमारे आरबीआई एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर बनाया, ठीक है। फॉर क्रिएटिंग अ रोबस्ट पेमेंट सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इनकॉर्पोरेट होता है एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ठीक है। कोई कंपनी के लिए नहीं है ये, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट्स क्या है एनपीसीआई के, तो पहला है रुपे। रुपे क्या है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड पेमेंट सिस्टम है जिसमें हम एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं इंडियन कंज्यूमर बैंक एंड मर्चेंट की, और ये सपोर्ट करता है इश्योरेंस ऑफ डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड बाय बैंक्स। मतलब रुपे कुछ नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ अ कार्ड। रुपे इज अ कार्ड, जैसे कि वीज़ा कार्ड होता है ना जो फॉरेन का है, तो रुपये हमारा इंडियन है, ये इंडियन कार्ड है। तो बस कुछ नहीं, कार्ड है, सिंपल से इतना याद रखो। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये एक, इसको हम रुपए कॉन्टैक्टलेस कार्ड भी कहते हैं। अब ये रुपए का ही एक और फॉर्मेट है, एक और फॉर्म है, मतलब ये कॉन्टैक्टलेस है, मतलब आपको ना स्वाइप नहीं करना पड़ेगा या फिर इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा कार्ड को। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको नहीं करना पड़ेगा, और आप क्या है ऐसे ही मतलब पेमेंट कर सकते हो कार्ड से, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। नाउ व्हाट इज आईएमपीएस, आईएमपीएस क्या है हमारा, ये होता है आईएमपीएस का फुल फॉर्म ये था, दैट इज अ इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस, ठीक है। अब जो आईएमपीएस है ये हमारा रियल टाइम फंड ट्रांसफर कर देता है बहुत ही इंस्टेंट के साथ, और ये 24/7 हमेशा खुला रहता है। इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक चले जाते हैं। और ये किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, मोबाइल की, इंटरनेट, एटीएम एंड एसएमएस, चारों तरीके से हम इसको करवा सकते हैं ना। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस दैट इज यूपीआई, तो ये हमारा लॉन्च हुआ था 2016 में। ऐसी टेक्नोलॉजी है फॉर बिल्डिंग द डिजिटल पेमेंट ऐप, हम कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन आईएमपीएस। ये भी आईएमपीएस के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि यूपीआई को भी हम 24/7 चला सकते हैं, वही इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसका ही एक तरीके का ये सब पार्ट है, उसमें से ही निकल के आया, ठीक है। और जिसको हम लिंक कर देते हैं, मतलब पता ही होगा क्यूआर
को स्कैन करो एंड पेमेंट करो, सो लिंकिंग वगैरह वगैरह, ठीक है ना। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये कुछ नहीं है, आपके जितने भी बिल्स हैं जो भी आपको पे करने हैं ना, वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, जितने भी रिकरिंग पेमेंट्स आपको करनी है, ठीक है, तो उसके लिए सिस्टम है जो कि बनाया गया है, ठीक है, अक्रॉस द इंडिया। नाउ देयर इज अ आधार पेमेंट ब्रिज। आधार पेमेंट ब्रिज कुछ नहीं है, ऐसा सिस्टम है जिसने हेल्प करा है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज को, जिससे कि वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सके। जितनी भी हमारी जो भी स्कीम्स के तहत जो भी पैसे मिलते हैं, जैसे होता है ना कि जिसकी ओल्ड एज पेंशन है वो डायरेक्टली कहाँ जाती है, क्योंकि अब जितना भी बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक है, तो सीधा डायरेक्ट कहाँ जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से उस बैंक अकाउंट में, उस खाते में जाती है। तो वही वो चीज़ बोलने जा रहा है बस। भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी, ठीक है, दिस इज भीम। सो भीम क्या है, एक मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन है बेस्ड ऑन एनसीपीआई की यूपीसी पे, यूपीआई पे ही एक बेस क्या है हमारी भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी है, ठीक है, जिसके अंदर सारी यूपीआई आते हैं, दैट इज सबको इंक्लूड करता है, ये हमारा गूगल पे वगैरह सबको इंक्लूड करता है, ठीक है, जिससे हम इजीली सेंड या रिसीव कर सकते हैं मनी फ्रॉम अदर कस्टमर्स यूजिंग द यूपीआई। ये भी 2016 में ही आया है। देन भारत क्यूआर है। भारत क्यूआर क्या है हमारा, भारत क्यूआर हमारा है, मर्चेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट्स को इसके तहत, इवन विदाउट अ कार्ड स्वाइपिंग मशीन, मतलब कार्ड के अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ क्यूआर से हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। टू पे यूजिंग द भारत क्यूआर, जो कस्टमर है उसको जस्ट नीड टू भी अपने मोबाइल ऐप को खोलना है, और वन ऑफ द बैंक कोई बैंक की ऐप को खोलना है, वहाँ आप मतलब किसी भी बैंक है ना, बैंक्स की भी ऐप आती है और उससे आप बैंक के बैठे बैठे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ये मोटा मोटा ये है और कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ नच जो है, नच NACH बेसिकली, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट प्लेटफॉर्म है रजिस्टर कराने के लिए, फैसिलिटिंग पेपरलेस कलेक्शन प्रोसेस फॉर द कॉर्पोरेट एंड बैंक्स के लिए है। ये बोथ अकाउंट बेस्ड एंड आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन को करा सकता है, ठीक है। इंडिया में माइग्रेटेड टू NACH सब्जेक्ट सिस्टम, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट, ये हमारा 2012 में आया था, ठीक है। तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, पेपरलेस वही है, प्रोसेस पूरा कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अकाउंट बेस भी कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है कि अगर पास अकाउंट में एक तो होता है आपके पास बैंक अकाउंट है तो भी काम चलेगा, नहीं है ना तो भी आधार, बिकॉज आपका आधार लिंक होगा आपसे, तो भी आप कर सकते हो, बिना मतलब विदाउट बैंक अकाउंट भी आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ पॉइंट्स टू नोट है डिजिटल पेमेंट्स के बारे में, जैसे कि हमारा जो यूपीआई है वो करंटली सिंगल लार्जेस्ट रिटेल पेमेंट सिस्टम है हमारी कंट्री में इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितनी होती हैं उसके ऊपर। देन आरबीआई एंड ब्लॉकचेन अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर भी है, ये एक तरह का वो था, दैट इज उन्होंने एक प्रोजेक्ट साथ में शुरू किया था, दैट इज यूपीआई पे नाउ, ठीक है। भूटान जो है उस वो पहली कंट्री बनी है जिसने अडॉप्ट करा है यूपीआई के स्टैंडर्ड को, ठीक है। एंड ऑल्सो सेकंड कंट्री बनी है आफ्टर द सिंगापुर टू हैव भीम यूपीआई एक्सेप्टेंस एट मर्चेंट लोकेशंस, की मर्चेंट जो है वो भीम यूपीआई को यूज़ कर रहे हैं। भीम यूपीआई क्या है, कुछ नहीं है, जितने अलग अलग यूपीआई के जो ऐप है उनको इंक्लूड करके एक है, दैट इज भीम। उसके तहत उस क्यूआर से सारी ही यूपीआई एड्रेस में आपके चले जाएंगे। अनदर रियल टाइम जो फंड ट्रांसफर प्लेटफॉर्म है वो अवेलेबल है 24/7/365, ठीक है, जो कि हमारा वही इमीडिएट जो है सर्विस है। जो IMPS की लिमिट है वो अब 2 लाख से 5 लाख भी कर दी है हमारी जो RBI है, ठीक है। अनदर जो डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है वो हमारा ई-रूपी है, ई-रूपी। ये पर्सन स्पेसिफिक पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल वॉचर है, जिसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है कि कस्टमर के पास वही बैंक अकाउंट हो, ये बेसिक फ़ोन से भी मतलब विदाउट इंटरनेट कनेक्शन ही काम हो जाएगा, ई-रूपे, ठीक है। ये हमारा बेसिकली पहली बार कब यूज़ हुआ था, कोविड-19 की वैक्सीन में ये यूज़ हुआ था, ठीक है। तो एक हमारा ऐसा ये इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है। देन वी हैव द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ऑफ RBI, जो कि हमारे बताता है कि कितनी डिजिटाइजेशन, कितनी पेमेंट्स हो रही है अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो इंडेक्स है काफ़ी बड़ा है, फ्रॉम 100 से हम आज 304.06 पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द क्रिप्टो करेंसी। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल करेंसी है, मतलब करेंसी इन अ फॉर्म ऑफ डिजिटल, जो कि इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी से टेक्निक से क्या है रखी हुई है, ठीक है। नाउ ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है, मतलब इस तरीके से जब भी वो ट्रांजेक्शन होगी, जो भी पैसा आपके पास है वो एक तरीके से रिकॉर्ड है एक ऐसे फॉर्मेट में, एक एनोनिमस एंड हमारी इंक्रिप्टेड फॉर्म में, जिसको मतलब आप समझ नहीं सकते हो, पहचान नहीं सकते हो, ऐसे फॉर्म में है, ठीक है। रेगुलेशंस क्या है क्रिप्टो करेंसी की इंडिया में अगर हम बात करें, तो पहले जो क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन पहली बार लॉन्च हुआ था, सबसे पहली थी वो सतोशी नाकोमोटो ने हुआ था 2009 में। उसके बाद 2018 में RBI ने बैन कर दिया था बैंक्स एंड अदर रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कि वो सपोर्ट ना करें, क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स को ना करवाएं, ठीक है। 2019 में भी जो इंटर मिनिस्ट्रल कमेटी बैठी उसने भी ये बोला कि आप सारे बैन कर दो जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। और 2020 में कहा कि SC ने इस चीज़ को स्ट्रक डाउन कर दिया कि जो अपने बैन लगाया है वो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो सही नहीं है।
सो क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी 2000 जो है 21 वो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था उसको रेगुलेट करने के लिए। अंडर दिस जो प्लान है बैन करना वो करेंसीज को फेवर आरबीआई बैक्ड करेंसी, ठीक है। सो 3 4 6 महीने का एग्जिट पीरियड है जो है प्रायर चाहिए बैन करने के लिए किसी भी ट्रेडिंग माइनिंग एंड इशूइंग ऑफ क्रिप्टोज को, ठीक है। कुछ ये मतलब बेसिकली कि एक्ट है, ये ध्यान रखना है कि क्रिप्टो करेंसी का एक एक्ट है, दैट इज क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल करेंसी बिल 2021, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द मनी। तो फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन है तो इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करते हैं, मेजर ऑफ वैल्यू, हम जितनी भी वैल्यूज हैं उनको एक टर्म में मेजर कर सकते हैं, दैट इज पैसों की में। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, हम इसको ईजिली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जो भी फ्यूचर में पेमेंट करने हैं तो उनका स्टैंडर्ड डाउन नहीं होगा। अगर आज मैंने टमाटो लिए हैं और कल मैं अगर टमाटो की पेमेंट करती हूँ एक साल बाद, तो हो सकता है कि वो सेम क्वालिटी के ना हो लेकिन मनी तो सेम ही रहेगी। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक है, हम इसको ईजिली ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर भी कर सकते हैं। अदर फंक्शंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन मॉनेटरी टर्म्स में निकाला जाता है, तो इसलिए मनी का ये भी एक इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी, मनी को हम इजीली कैरी भी कर सकते हैं और वो उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं एज पर द कन्वीनियंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि भैंस है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम भैंस का क्या करने लगे, दैट इज़ व्यापार करने लगे, तो क्या होगा कि जो भैंस का व्यापार हम करेंगे उसमें क्या हम भैंस को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं कर सकते, राइट। तो लेकिन मनी को हम वहीं कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वैल्यू, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वैल्यू है, सारी वैल्यू जो है जितनी भी वैल्यू की हर एक गुड्स एंड सर्विसेज की वो एक तरीके से यूनिफॉर्म वे में आ जाएगी, ठीक है। नाउ ड्यूल डायमेंशन क्या है हमारे कैश के, तो मतलब कैश जो है दो टाइप का होता है, वाइट ब्लैक। सिंपल सी बात है, जिसपे अगर आप टैक्स ना दोगे तो वो हमारा ब्लैक है, टैक्स दोगे तो सही है। अगर आप इसमें छिपा के रखोगे तो ब्लैक है और नॉर्मली रखोगे तो वाइट है, बस इतना ही इसमें जानना है। नाउ द कंसेप्ट इज अ बार्टर्स एक्सचेंज। तो अंडर दिस सिस्टम जो कमोडिटीज़ है, जो भी सर्विसेज हैं, मतलब ये सेम वैसा ये कमोडिटी एक्सचेंज जैसा, यहाँ पे कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज को आप डायरेक्टली एक्सचेंज कर दोगे, ठीक, अदर कमोडिटीज़ के लिए। अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसका मतलब क्या है कि मुझे ना एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसको वो चीज़ खरीदनी हो जो मुझे बेचनी है और वो चीज़ बेचनी हो जो मुझे खरीदनी है, तो इससे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सर्च कॉस्ट, बहुत ज़्यादा टाइम भी जो है सर्च में चला जाता था ऐसे पर्सन की ढूंढने में। लैक ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स, हम बहुत ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते थे उनको छोटे पीसेस में। प्रॉब्लम थी स्टोरेज की, ज़्यादा देर तक स्टोर भी नहीं कर सकते, खराब हो जाएगा। लॉस ऑफ वैल्यू, ठीक है, वही लॉस ऑफ वैल्यू जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल क्वालिटी भी खराब हो जाएगी, ठीक है। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और हमारे वहाँ पे कोई कॉमन यूनिट नहीं थी मेजरमेंट के। अब हमें कैसे अंदाज़ा लग सकता है कि एक भैंस 4 कट्टे जो है आटे के समान होगी, उसकी वैल्यू उतनी है, तो इट्स लाइक दैट। नाउ सप्लाई ऑफ मनी क्या है, मनी सप्लाई मीन्स कि कितना टोटल अमाउंट ऑफ मनी इकोनॉमी में है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ मनी जो कि सर्कुलेशन में है इन एन इकोनॉमी एट एनी गिवन टाइम पे। सो मनी जो सप्लाई करती है एक क्रूशियल रोल प्ले करती है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस लेवल में, इंटरेस्ट रेट में भी, ठीक है। तो इसको 4 तरीके से बेसिकली हम मेजर करते हैं, तो दैट इज M1 M2 M3 एंड M4। M1 में हमारा क्या आता है, करेंसी नोट्स, जो भी लोगों के पास पैसा है, ठीक है। एंड डी मतलब डिमांड डिपॉजिट, जो कि कमर्शियल बैंक्स के पास है। देन M2 में आता है M1 प्लस में सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के साथ। M3 में आता है N1 प्लस में नेट टाइम डिपॉजिट। नेट टाइम डिपॉजिट का मतलब है यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है। एंड M4 आता है दैट इज M3 प्लस में टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस तरीके से अब पॉइंट टू नोट है, M1 M2 हमारी नैरो मनी है, ठीक है, एंड ये हमारे जो ये वाले हैं ब्रॉड मनी है। ये जो इनका जो इस तरीके से हायरार्की है वो किस बेसिस में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। मतलब लिक्विडिटी का मतलब है कितनी जल्दी हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको सबसे ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं, फिर इसको फिर कब सबसे कम इसमें हमें टाइम लगेगा सबसे ज़्यादा इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने में, ठीक है। इस तरीके मोस्ट कॉमनली यूज होती है मेजर ऑफ मनी सप्लाई में, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिजर्व मनी, ये करेंसी है सर्कुलेशन में, कितना पैसा सर्कुलेशन में है। तो बैंकर्स डिपॉजिट विद द आरबीआई, ये टोटल लाइबिलिटी होती है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री की, ठीक है। मतलब जो भी पैसा है ना हमारा वो आरबीआई के पास एज अ लाइबिलिटी तो है, जो कंपोनेंट होता है आर क्लेम विद द जनरल पब्लिक एंड हमारे गवर्नमेंट वगैरह, ठीक है। और करेंसी जो है इशू कौन करता है, डेफिनेटली सेंट्रल बैंक आरबीआई करता है, एंड कैन बी हेल्ड बाय पब्लिक और एनी कमर्शियल बैंक उसको हेल्ड कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी, या कहते तो रिजर्व मनी या फिर मॉनेटरी बेस, ठीक है। मतलब जो हमारी ऐसी करेंसी जो कि हमारी गवर्नमेंट के थ्रू इशू हुई हो, उसको हम हाई पावर्ड बोलते हैं, तो उसकी पावर हाई होगी ना, ठीक है। नाउ वाई इज देयर अ डिमांड, अब डिमांड हम मनी की डिमांड क्यों करते हैं, तो मोस्ट लिक्विड है हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में एसेट्स में सबसे ज़्यादा लिक्विड है, ठीक है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, सब उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं हम अदर कमोडिटीज़ को इसके थ्रू इजीली, ठीक है। और
इसके एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, मतलब अगर हम उसको होल्ड नहीं करते, अगर हम उसको कैश नहीं रखते अपने पास, तो हम उसको फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, ठीक है, और उसके पे हमें फिर इंटरेस्ट मिलता है। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है ना कि ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे आप कमा सकते हो, ठीक है, सिंपल से बताइए, या फिर उससे आपका खर्चा आ सकता है, अभी नहीं आ रहा है बट अपॉर्चुनिटी है उस चीज़ की, तो वो ही है। नाउ 3 मोटिव्स होते हैं कि हम पैसा क्यों रखते हैं। पहला ट्रांजैक्शन, डे टू डे जो भी हमें ट्रांजैक्शंस करने हैं, तो पूरे पैसे को तो हम एक बार में नहीं उड़ा सकते हैं, ठीक है, सब्जी वब्जी खरीदनी है तो वो हर 2-3 दिन में जाके खरीदोगे, ठीक है। देन वी हैव द स्पेकुलेटिव मेथड। इसमें कुछ नहीं, स्पेकुलेटिव मेथड का मतलब जो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पैसा चाहिए। एक टैक्टिक है जो हमारा इन्वेस्टर ट्रेडर्स यूज़ करता है कि होता क्या, जब प्राइसेस कम होते हैं ना, जब प्राइसेस कम होते हैं, प्राइसेस डाउन होते हैं, तो वो क्या कर लेता है, वो बाय कर लेता है चीज़ को, और फिर प्राइसेस हाई हो जाते हैं तो हम उसको सेल कर देता है। तो इसके लिए भी उसको मनी चाहिए, स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए, ठीक है। नाउ देन प्रिकॉशनरी मोटिव, नाम से पता चल रहा है कुछ ऐसा डिज़ायर आ चुका है कि आपको पैसा रखना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू मीट द अनएक्सपेक्टेड इवेंट। हो सकता है कि आप बीमार हो जाओ, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसके लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास कैश है तो मनी होना चाहिए। तो हमारी कुछ मोटिव्स है कि हम होल्ड क्यों करते हैं। ट्रांजेक्टिव मोटिव है, स्पेकुलेटिव मोटिव है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, एंड प्रिकॉशनरी मोटिव है। दैट इज़ इट।